पाउंडर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th के साइंस रिवीजन के इस सीरीज के थर्ड वीडियो में हैं। तो आज हम लोग थर्ड चैप्टर देखेंगे क्लास 10th के साइंस का, जो है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एंड अधातु। ठीक है, तो इस चैप्टर से पहले हम लोग दो चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला था केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन एंड सेकेंड चैप्टर था एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज हम लोग देखते हैं धातु और अधातु के बारे में। तो पदार्थ को बहुत अलग अलग बेसिस पे अलग अलग चीज़ में डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर उसको अवस्था के आधार पर देखा जाए तो ठोस, द्रव्य और गैस, तीन चीज़ में डिवाइड किया गया है। उसके प्योरिटी के बेसिस पे देखा जाए तो तीन तत्व, यौगिक और मिश्रण, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। और अगर उसके प्रॉपर्टी के आधार पर देखा जाए तो तीन चीज़ में डिवाइड किया गया है, धातु, अधातु और धातु। तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ धातु और अधातु के बारे में देखेंगे। उपधातु के बारे में ज़्यादा डिस्कस हम लोग को हायर क्लास में करना होगा। ऐसे हम लोग जान लेंगे कि दो तीन, जैसे सिलिकम हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सब कुछ उपधातु हैं। ठीक है, मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे धातु और अधातु को, मेटल एंड नॉन मेटल को। तो सबसे पहले हम लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि मेटल एंड नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। जैसे कि एक प्रॉपर्टी है शाइनिंग का, चमक का। तो मेटल में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, लेकिन वही अगर हम नॉन मेटल में देखा जाए तो कोई चमक नहीं दिखाई पड़ती है हमको, एक्सेप्ट एक नॉन मेटल है आयोडीन। आयोडीन में भी चमक देखी जाती है। तो चमक के आधार पे धातु की सतह चमकदार होती है और अधातु की चमकदार नहीं होती है, एक्सेप्ट आयोडीन। कठोरता की, धातु जो होता है प्रायः कठोर पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन उसका भी एग्जाम्पल है कि जैसे सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, ये सब जो धातु हैं ये ठोस में नहीं पाया जाता है, मुलायम अवस्था में पाया जाता है। और इतना मुलायम होता है कि उसको चाकू से भी काटा जा सकता है, सोडियम को। अधातु जो है प्रायः मुलायम अवस्था में होता है, एक्सेप्ट डायमंड। जैसे हीरा का एक अवरूप है, कार्बन का एक अवरूप है हीरा, तो वो ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता, कठोर अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठोस तो होता है बट कठोर नहीं होता है, वो मुलायम होता है। और अगर उसका स्टेट पे देखें तो धातु प्राय ठोस होते हैं और अधातु ठोस भी हो सकता है, जनरली गैस होता है। और उसका अगर एक एक्सेप्शन देखें, अपवाद है तो पारा धातु होते हुए भी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। और अधातु का अपवाद है ब्रोमीन भी अधातु होते हुए भी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, द्रव्य अवस्था में रूम टेम्परेचर पे। फिर एक और प्रॉपर्टी हो गया लचीलापन। लचीलापन के आधार पे धातु प्राय लचीला होते हैं, उनको मोड़ सकते हैं, उनका चादर बना सकते हैं, प्लेट बना सकते हैं, उनको फोल्ड किया जा सकता है। लेकिन अधातु के साथ ऐसा नहीं है। अधातु का चादर हम नहीं बना सकते, अगर उसको मोड़ने का प्रयास करेंगे तो टूट जाएंगे। जैसे कार्बन एक धातु है, तो कभी हम ये नहीं देखेंगे कि कार्बन का चादर बनते हुए, जबकि लोहा या फिर एल्युमिनियम ये सब का चादर बनाया जा सकता है। और धातु जो प्रायः होते हैं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। चांदी जो है सबसे ज़्यादा सुचालक है विद्युत का, और अधातु उसके कुचालक होंगे। घनत्व और गलनांक के बेसिस पे देखें तो धातु का गलनांक और घनत्व प्रायः ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन से सोडियम, पोटेशियम, इस तरह के जो धातु इनका गलनांक बहुत ज़्यादा नहीं होता, कम ही होता है। और अधातु का देखा जाए तो गलनांक प्रायः कम घनत्व होता है और उनका गलनांक भी कम होता है। घनत्व लिखा गया ध्वनि। धातु को अगर कोई कठोर चीज़ पर पटकेंगे तो एक खास तरह का साउंड निकलता है। अगर कोई कठोर चीज़ धातु पे मारें या धातु को उस पर मारें तो एक खास तरह का साउंड निकलता है, जिसको हम मेटालिक साउंड बोलते हैं, धात्विक ध्वनि। तो ये धातु में निकलता है, धातु में ये मेटालिक साउंड नहीं पाया जाता है। और अगर धातु का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं और उनका जो ऑक्साइड बनता है वो नेचर में बेसिक होता है, क्षारीय होता है। लेकिन अगर अधातु का ऑक्साइड बनाए तो उसका नेचर अम्लीय होता है। तो ये कुछ भौतिक गुण हो गए धातु और अधातु के। अब इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि धातु और अधातु के रासायनिक गुण क्या क्या हैं।
तो रासायनिक गुण हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले धातु का, तो धातु का रासायनिक गुण जब उसको एयर के साथ ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है। तो कोई धातु को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड प्राप्त होता है, यानी उस धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे कॉपर के साथ रिएक्शन किया गया तो कॉपर का ऑक्साइड मिला CuO, एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन किया तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO। तो ये यानी जनरली जो भी धातु है अगर वो मुक्त अवस्था में नहीं रह पाएगा, वो किसी अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा हवा के साथ रिएक्शन करके। जैसे लेकिन कुछ धातु हैं जो रिएक्शन नहीं करते हैं, जैसे कि सोना और चांदी हवा के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। अगर उसको मुक्त अवस्था में भी छोड़ा जाए तो ऐसे वैसे बने रहेंगे, उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। लेकिन कुछ धातु हैं जो बहुत तेज़ी से रिएक्शन कर लेते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो उससे बचाने के लिए उनको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। तो किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, तो सोडियम पोटेशियम क्यों डुबा कर रखा जाता है, ताकि वो हवा के संपर्क में ना आ पाए और अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट ना हो जाए। अब एक किस्म टर्म आता है ऑक्साइड में, एसिड ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड दोनों तो होता ही है। एक होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जब मतलब कोई ऐसा मेटल का ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सके और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सके, और ये दोनों रिएक्शन करके अपना सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाए और वाटर में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह का ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड करते हैं। जैसे यहाँ पर एल्युमिनियम एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है का एग्जाम्पल, तो Al2O3, HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके साथ भी रिएक्शन करके अपने सॉल्ट का निर्माण कर रहा है। और NaOH जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग क्षार है, उसके साथ भी रिएक्शन करके ये एक सॉल्ट का निर्माण कर रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल हो गया। तो अभी हम लोग देखा कि एयर के साथ रिएक्शन क्या करता है ये लोग धातु। अब सेकंड हम लोग देखेंगे मेटल के साथ। मेटल वाटर के साथ क्या रिएक्शन करता है। तो मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल का ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, जैसे मैग्नीशियम है, अगर उसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। और वही मैग्नीशियम ऑक्साइड फिर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और अपने आप को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर लेगा। MgOH का Hal2 उसका फॉर्मूला हो गया। अब उसका रिएक्शन होता है जैसे कि सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम बहुत तेज़ी से रिएक्शन कर लेंगे। मैग्नीशियम जो रिएक्शन करता है वो हॉट वाटर के साथ करता है जनरली, और एल्युमिनियम और जिंक रिएक्शन करने के लिए उसको स्टीम चाहिए। वाटर को पहले स्टीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके साथ रिएक्शन करेगा वो। और फिर तो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर ये सब कोई रिएक्शन नहीं करता। अब रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, अम्ल के साथ क्या रिएक्शन करते हैं धातु। तो जो ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं जो भी अम्ल है, तो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके मेटल और डाइल्यूट एसिड को अगर रिएक्शन करवाएं तो सॉल्ट का निर्माण करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, उसमें भी कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब कोई रिएक्शन नहीं करता है। अब चौथा जो इसका केमिकल प्रॉपर्टी होगा कि धातु दूसरे धातु के लवण के साथ किस तरह की क्रिया करता है। तो उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वहाँ प्लेस होता है। जैसे अगर लोहा को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया जाए तो यहाँ पे कॉपर को रिप्लेस कर देगा और ये फेरस सल्फेट बना लेगा, FeSO4 बना लेगा और साथ में कॉपर धातु अलग कर देगा। तो इसमें होता क्या है कि जो ज़्यादा क्रियाशील धातु है, जो ज़्यादा एक्टिव मेटल है, वो अपने से कम एक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, अब इसमें एक वो टेबल बना होता है कि कौन ज़्यादा, जैसे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बनाया गया कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और कौन कम रिएक्टिव मेटल है। अब जैसे कुछ धातु है जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, कुछ धातु है जो बहुत कम क्रियाशील होते हैं। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम है। उसके नीचे जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जाएंगे धीरे धीरे
रिएक्टिविटी डिक्रीज होता जाएगा। तो ये टेबल हम लोग देख सकते हैं एक बार। पोटेशियम सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सोडियम, फिर बेरियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर निकल, फिर टीन, फिर प्लम्बम, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर पारा, और ये हो गया हमारा चांदी, सोना, और सबसे कम है प्लेटिनम। तो सबसे अधिक हम लोग को ध्यान रखना, सबसे अधिक पोटेशियम है और सबसे कम प्लेटिनम है। और ये पोटेशियम से लेके निकल तक ये जो है अधिक क्रियाशील धातु माने जाते हैं या होते हैं, और ये कॉपर से लेके प्लेटिनम तक ये कम क्रियाशील होते हैं। अब नेक्स्ट है कि नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। तो नॉन मेटल के ऑक्सीजन के साथ ये भी रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते हैं जो नेचर में एसिडिक होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के CO2 बनाया, और इनके जो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं ये दोबारा जल के साथ क्रिया करके एसिड का निर्माण करते हैं। जैसे कार्बन और जल का निर्माण करके ये H2CO3 कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करेगा। वाटर के साथ अधातु की कोई अभिक्रिया नहीं होती है। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ये अपने क्लोराइड का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड, वही नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके अपने हाइड्राइड का निर्माण करेंगे। जैसे सल्फर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ बना रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए मेटल और नॉन मेटल के। अब एक मिक्सचर होता है एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया में जब कॉन्सनट्रेटेड HCl और कॉन्सनट्रेटेड HNO3 HCl प्लस HNO3 दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है, और ये बहुत पावरफुल मिक्सचर होता है। ये मतलब इतना पावरफुल होता है कि सोना या प्लेटिनम जैसे कठोर धातु को भी अपने अंदर गला लेता है। तो इसमें जो एक्वारेजिया में इनका अनुपात होता है, तो ये HCl का अनुपात 3 होता है और HNO3 का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात 3 हो गया और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 1 होता है। तो 3:1 में जब दोनों को मिलाया जाता है तो एक्वारेजिया मिक्सचर का निर्माण होता है, और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। अब नेक्स्ट है कि जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं तब क्या होता है। जैसे कोई धातु है, तो धातु की एक और प्रॉपर्टी यह होती है कि वो उसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रॉपर्टी होता है, धातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, क्योंकि उनके जो बाहरी कक्षा में होते हैं 3 से कम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं धातु में, और अधातु में 4 या उससे अधिक, 4 से लेकर 7 के बीच में। और हर कोई चाहता है कि अपना वो ऑक्टेट रोल कंप्लीट करना चाहता है। तो अधातु का प्रॉपर्टी होता है कि अपना ये अप टू 3 कर लो इसको, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन तक त्याग कर सके, और धातु का है कि 3 इलेक्ट्रॉन तक वो ग्रहण कर ले। तो इस कारण से दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। जैसे अगर एक एग्जांपल लें हमारे सोडियम और क्लोरीन का, सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र करेगा। तो जैसे सोडियम के पास यहाँ 1 था, ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र किया, और ट्रांसफ़र करने के बाद क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया बाहरी कक्षा में, 8 या फिर 0 कर लें इसको, और सोडियम के पास से बाहरी कक्षा में 0 इलेक्ट्रॉन हो गया। बट इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन का चूँकि त्याग किया है तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो उसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बॉन्ड बनता है उस तरह के बॉन्ड को कहा जाता है आयनिक बॉन्ड, और इस तरह से जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको कहा जाता है आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो एक बार आयनिक कंपाउंड का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल, मतलब कोई धातु से धातु की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के दौरान बनने वाले यौगिक या उसके द्वारा बनने वाले यौगिक को हम लोग आयनिक यौगिक कहेंगे। अब आयनिक कंपाउंड का कुछ प्रॉपर्टी होता है, जैसे वो नेचर में ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, और साथ में भंगुर होते हैं, ब्रिटाइल होते हैं, टूट जाते हैं। उनका गलनांक और क्वथनांक हमेशा ज़्यादा रहता है। सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, और केरोसिन, पेट्रोल इस तरह के जो पदार्थ हैं उसमें अघुलनशील पाए जाते हैं। और घुलनशील जब वो घुले होते हैं उस अवस्था में वो विद्युत के सुचालक होते हैं, और ठोस अवस्था में विद्युत के
कुचालक होते हैं। तो ये आयनिक कंपाउंड का कुछ प्रॉपर्टी हो गया। अब इसमें एक और टॉपिक आता है इस चैप्टर में, मिनरल एंड और खनिज और अयस्क का। तो क्या खनिज किसको कहेंगे हम लोग और अयस्क किसको कहेंगे? तो कोई भी जो धातु है वो ऐसे मुक्त अवस्था में प्रकृति में नहीं पाया जाता है, वो अपने किसी यौगिक के फॉर्म में होता है। तो कोई भी तत्व या यौगिक जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह का मतलब हुआ कि मतलब सतह ऊपरी भाग से लेके अप टू 5 to 10 किलोमीटर, 5 से 10 किलोमीटर नीचे तक के एरिया को हम लोग क्रस्ट कहेंगे, सतह। तो पृथ्वी के क्रस्ट पे जो भी खनिज पाए तत्व या यौगिक प्राकृतिक रूप में पाया जाता है उसको कहेंगे खनिज। लेकिन वही उस खनिज में से जिस खनिज में कोई एक धातु या कोई विशेष धातु की मात्रा ज़्यादा होगी, उसकी मात्रा उसमें अधिक होनी चाहिए और उसको प्रॉफिटेबल ढंग से हम निकाल सकें, लाभदायक रूप से उसको निकाल सकें, तो उस तरह के खनिज को हम लोग अयस्क कहेंगे। तो यानी अगर ये इस तरह का ये पूरा ये खनिज हुआ तो अयस्क उसके अंदर का एक छोटा सा ऐसा, जरूरी मतलब ये हो गया हमारा अयस्क। यानी हर अयस्क खनिज होता है लेकिन हर खनिज अयस्क हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अब जैसे हमारे लेस रिएक्टिव मेटल जो भी है, लेस रिएक्टिव मेटल वो मुक्त अवस्था में पाए जाएंगे क्योंकि वो उनका रिएक्शन करने का टेंडेंसी कम है, तो किसी से रिएक्शन करके अपना यौगिक बनाने का चांस उनका कम रहता है, तो वो मुक्त अवस्था में पाए जाएंगे। जैसे एक पारा है, तो पारा जनरली अपने ऑक्साइड में पाया जाता है, या फिर सोनम और सिल्वर प्लेटिनम इससे जनरली मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो जब जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसके अयस्क से मेटल को निकालना ज़्यादा आसान होता है, उसको बस हीट कर देंगे हम लोग, तो हीट कर देने से ही हमको शुद्ध मेटल का प्राप्ति हो जाएगा। लेकिन जो मोर रिएक्टिव मेटल है, मोर रिएक्टिव मेटल वो मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। तो मोर रिएक्टिव मेटल जब मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाएंगे तो किस रूप में पाए जाएंगे? तो अपने ऑक्साइड सल्फाइड इस तरह के रूप में पाए जाएंगे। तो उनको उसके ऑक्साइड सल्फाइड से अलग करके हमको मेटल प्राप्त होगा। जैसे मोर रिएक्टिव मेटल में हमारा आगे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब मिडिल वाले जैसे लोहा और इस तरह का जो भी है, तो मिडिल वाले ये भी ऑक्साइड सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाए जाएंगे। तो जब अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने का जो प्रक्रिया होता है इसको बोला जाता है मेटलर्जी, और अगर हिंदी में इसको लिखें तो धातु कर्म। तो धातु का जो निष्कासन का प्रक्रिया होता है उसको धातु कर्म कहते हैं। तो उसमें उसका 2-4 स्टेप है कि कैसे करते हैं हम लोग। तो धातु का जो धातु कर्म अभिक्रिया है प्रक्रिया है, जिसमें सबसे पहले हम लोग अयस्कों का सांद्रण करते हैं। सांद्रण करने के बाद उससे धातु का निष्कासन करते हैं, धातु निकालते हैं, फिर निकालने के बाद उस धातु को शुद्ध करते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल प्रक्रिया हो गया धातु निष्कासन का। अब जैसे जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उसके अयस्क से शुद्ध धातु निकालने के लिए हम लोग उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। पहले उसको जल में घोलते हैं उसके अयस्क को, और फिर बाद में जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं तो उसका मेटल और नॉन मेटल सेपरेट हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो उच्च जो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इस तरह का जो मेटल है इसके अयस्क से मेटल प्राप्त करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करते हैं। जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसके लिए वो लेस रिएक्टिव मेटल जो जनरली है अपने सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। तो उनके सल्फाइड अयस्क को सबसे पहले भर्जन किया जाता है। भर्जन एक प्रक्रिया होता है। तो भर्जन में एक्सेस एयर, वायु की अधिकता में इसको जलाया जाता है। तो जब वायु की अधिकता में इसको जलाया जाएगा तो इसका सल्फाइड अयस्क का जो सल्फर है, सल्फर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना के बाहर निकल जाएगा, और बाद में हमारा शुद्ध धातु बचेगा, ठीक है। फिर उस धातु को हम लोग प्योर कर लेंगे, उसका रिफाइनिंग कर लेंगे तो हमको मेटल प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से जो
मिडिल उस टेबल में जो मिडिल में था एलिमेंट, उसको प्राप्त करने के लिए वो जनरली कार्बोनेट और सल्फाइड एस के रूप में पाया जाता है। तो अगर वो सल्फाइड एस के रूप में पाया जाएगा तो सेम प्रोसेस जो हम लोग निम्न वाले में किए थे, भर्जन करेंगे, और भर्जन करने के बाद इसको भर्जन करने में क्या करना पड़ेगा, एक्सेस एयर में रोस्ट करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। गलनांक से अधिक ताप पर, अधिक ताप। तो भर्जन करने के बाद हमको उसका ऑक्साइड पहले प्राप्त होगा, फिर ऑक्साइड का मेटल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कार्बोनेट एस्क में उसमें एक प्रक्रिया होता है, उसको कैल्सिनेशन बोलते हैं हिंदी में, निस्तापन। तो निस्तापन में क्या करते हैं हम लोग, कम, यहाँ पर एक्सेस एयर था, यहाँ पर कम वायु की उपस्थिति में। तो अगर भर्जन और निस्तापन में अंतर देखें तो ये ज़्यादा वायु की उपस्थिति में होता है निस्तापन, कम वायु की उपस्थिति में। और इसको गलनांक से कम ताप पर, यहाँ गलनांक से अधिक ताप पर कर रहे थे, यहाँ गलनांक से कम ताप पर गर्म करेंगे तो वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और फिर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा तो फिर हम लोग मेटल निकाल लेंगे उसको रिफाइनिंग करके। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग धातुकर्म बोलते हैं, पहले हम लोग देख चुके हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स एंड देन रिफाइनिंग देम टू यूज, रिफाइनिंग देम फॉर यूज, ये हो गया हमारा मेटलर्जी। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी होता है कि जो धातु में एक केमिकल रिएक्शन का टेंडेंसी होता है, तो रिएक्ट करने से धातु का वजन कम नहीं लगता है, उसमें होने वाली क्षति, तो उसको हम लोग बोलते हैं संक्षारण या कोरोजन। तो कोरोजन जैसे सिल्वर है, सिल्वर सल्फर के साथ रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। और कोई भी चांदी का बर्तन जो देखेंगे वो टाइम के साथ धीरे धीरे चांदी का बर्तन या जो भी ज्वेलरी वगैरह है, तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ वो काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो काला पड़ना वही सिल्वर सल्फाइड का उस पर एक लेयर चढ़ जाता है, इसी कारण से वो काला पड़ने लगता है। उसी तरीक़ा से कॉपर है, तो कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट बना लेता है जो हरा कलर का होता है। और तांबा के बर्तन पर देखेंगे कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे वो हरा कलर की परत चढ़ जाती है, वो कॉपर कार्बोनेट का ही परत होता है। लोहा में जंग लग जाता है, तो लोहा में जंग लगना भी संक्षारण का एग्जाम्पल है, कोरोजन का। तो इस तरह से हम लोग उसको बचाव का तरीका क्या है, तो उस पर पेंट करें, उस पर ऑयलिंग करें, ग्रीसिंग करें, गैल्वेनाइजेशन यानी उस पर जिंक का परत चढ़ाएं, जस्ता का परत चढ़ाएं, या फिर उसको उसके मिश्र धातु में कन्वर्ट कर दें। तो ये कुछ तरीका हो गया कि कोई भी धातु को कोरोजन से बचाने का तरीका। अब मिश्र धातु कुछ फेमस जो है उनके नाम हम लोग देख लेते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील। तो ये किसका कौन कौन से धातु को मिला के बना है, तो स्टील होता है हमारा आयरन, निकेल और क्रोमियम, तीन को मिला के। पीतल जो है, पीतल का हम लोग बर्तन यूज करते हैं, वो कॉपर और जिंक को मिला के बनता है। कांसा कॉपर और टीन को मिला के बनता है, तांबा और टीन को। और पीतल हो गया तांबा और जिंक को मिला के। अब अगर मिश्र धातु जब हम बना रहे हैं और उसमें एक धातु हमारा पारा है, एक धातु पारा है और बाकी कोई एक दूसरा धातु है, तो उस तरह के रिएक्शन को, उस तरह के मिश्र धातु को हम लोग अमलगम कहते हैं। अमलगम, जैसे एग्जांपल ले लें सोडियम का, सोडियम अमलगम, सिल्वर अमलगम। तो ये सब कुछ एग्जांपल हो गए। अब साथ में कुछ फेमस जो ओर्स हैं वो देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि एल्युमिनियम का है, तो एल्युमिनियम का है बॉक्साइट, उसका फॉर्मूला हो जाएगा Al2O3.2H2O। फिर जिंक का अगर देखें तो जिंक का जो सबसे फेमस है वो है कैलामाइन, यानी वो कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। जिंक मिडिल रिएक्टिव वाला है तो ये कार्बोनेट के रूप में पाया जाएगा। और अगर मैग्नीशियम का देखें तो ये भी अपने कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, MgCO3। कैल्शियम,
कैल्शियम लाइमस्टोन के रूप में, लाइमस्टोन यानी CaCO3। और इसका एक होता है डोलोमाइट। तो डोलोमाइट में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों होता है, MgCO3 और CaCO3। कॉपर का क्यूप्राइट, फिर अगर लेड, लेड का एक होता है गैलीना, गैलेना। ब्रैकेट में उसका जो फॉर्मूला होता है वो भी लिखता जा रहा हूँ। फिर आयरन का, आयरन का 3-4 फेमस है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडीराइट और आयरन पायराइट। तो हेमाटाइट हो गया हमारा Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सिडीराइट होता है कार्बोनेट FeCO3 और ये पायराइट हो गया FeS2। तो ये कुछ फेमस जो तत्व हैं उनके जो अयस्क हैं उनका नाम और फॉर्मूला। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।